नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। भाई आज का टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो कि स्टेट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है और अब की बार भी मिलेगा। पर्यावरण से संबंधित जो भी संगठन है या फिर जो भी सम्मेलन है उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं IUCN के बारे में। इसके बारे में पहले क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूँ तो IUCN की जो स्थापना हुई थी अक्टूबर 1948 में हुई थी। और इसका अगर मुख्यालय के बारे में बात करें तो स्विट्जरलैंड के क्या है इसका मुख्यालय है। अगर IUCN कार्य क्या करता है, जो लुप्त हो रही या नष्ट हो रही जो जीव जंतु की प्रजाति है उनके ऊपर क्या है यह कार्य करता है। फिर दूसरा है, इसको एक दूसरे नाम से और जानते हैं जिसका नाम क्या है, रेड डाटा बुक, इसको हम जानते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, यहीं से क्या आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं इसके बारे में और बता देता हूँ। देखिए, IUCN विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में हुई। यह वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय ग्लैड स्विट्जरलैंड में है, जो कि जेनेवा के नज़दीक पड़ता है। IUCN में सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन दोनों होते हैं। 200 से ज़्यादा सरकारी संगठन मिलेंगे और 1000 से ज़्यादा आपको गैर सरकारी संगठन देखने को मिलेंगे। जैव विविधता का संरक्षण अर्थात पौधे एवं पशुओं को लुप्त होने से रोकना एवं प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना ही IUCN का क्या है, मुख्य कार्य है। इसलिए यह संकटग्रस्त जीव जंतुओं की एक सूची जारी करता है, जिसे रेड डाटा बुक के नाम से भी क्या है जाना जाता है या कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आता है WWF, ये क्या है? सबसे पहले वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, जो 1961 में स्विट्जरलैंड के मोरजेस्ट में एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में क्या है गठित की गई थी या गठित हुआ था। यह विश्व का सबसे स्वतंत्र संरक्षण संगठन है, जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापन के लिए कार्य करता है। इसका स्लोगन, कई बार स्लोगन आपसे पूछ लेगा, इसका स्लोगन फॉर ए लिविंग प्लेनेट है। फिर है, यह एक प्रकार का कोष है जिसमें आधे से अधिक हिस्सा व्यक्तिगत निजी स्वैच्छिक दान के रूप में आता है, जबकि बाकी हिस्सा अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड से पूरा होता है। अगर इसके बारे में बात करें तो इंडिया भी क्या है WWF पर क्या है कार्यरत करता है। फिर 1986 से पहले इस संगठन का नाम वर्ल्ड वाइड फंड था और संगठन का यह नाम अमेरिका और कनाडा में वर्तमान में भी क्या है प्रचलन है। फिर आगे बात करते हैं UNEP, ये इसके बारे में भी पहले आपने पढ़ा होगा और क्वेश्चन भी देखने को मिला होगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। UNEP का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीडन स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर हुई कॉन्फ्रेंस 1972 के परिणाम स्वरूप हुआ था। इसका मुख्यालय केनिया में है, जो कि नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र की यह एजेंसी पर्यावरणीय निरीक्षण और परिरक्षण के लिए अंतर सरकारी तरीकों के समन्वय के लिए क्या है उत्तरदायी है। विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रमों और संगठनों के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं के निर्माण हेतु इसका गठन किया गया था। अगर मैं बताना चाहूँ, 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल का गठन विश्व मौसम विज्ञान गठन और UNEP ने मिलकर ही किया था। इसी तरह वैश्विक पर्यावरण सुविधा की क्रियान्वयन एजेंसियों में भी UNEP भी ये क्या है एक है। हर हर साल 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस UNEP की ही पहल है, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में ही ले लिया गया था। हालांकि पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया, तब से हर साल यह क्या है मनाया जाता है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट के बारे में। देखिए, वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीशीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। तो देखिए, 1960 के दशक से ही वन्य जीवों और पौधों के अनियमित और अवैध व्यापार से उत्पन्न हुए संकटों पर चर्चा प्रारंभ हुई। इसके रूप, देखिए हम साइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। 1963 में IUCN के सदस्यों के सम्मेलन में साइट्स का ड्राफ्ट तैयार किया गया और 1973 में विविध सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय करार के फलस्वरूप साइट्स अस्तित्व में आया, जो कि 1975 में प्रभावी हुआ। इसे वाशिंगटन सम्मेलन के नाम से भी अब क्या है जानते हैं या कहा जाता है।
फिर है साइट्स का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका प्रशासन यूएनईपी द्वारा ही क्या है देखा जाता है। साइट्स का उद्देश्य वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकना होता है। इसके बाद पढ़ते हैं आईपीसीसी, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी जो पैनल है उसके बारे में। देखिए, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति एक वैश्विक संस्था है जिसका कार्य है मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन के खतरों का मूल्यांकन करना होता है। इस संस्था का गठन 1988 में संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं, जो पहली है विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ही क्या है किया गया था। इसका मुख्यालय भी क्या है, कहाँ पर है, जिनेवा के अंतर्गत है। नेक्स्ट है जो आईपीसीसी की जो पहली विस्तृत रिपोर्ट 1990 में जारी की गई थी, जबकि 2014 में इसकी 5वीं रिपोर्ट क्या है जारी की गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं पृथ्वी सम्मेलन। ये तो आपने पढ़ रखा होगा पहले भी, और यहाँ से आपने पहले क्वेश्चन देखा भी होगा। देखिए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो के अंतर्गत किया गया था। इसलिए इसे हम रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, या रियो सम्मेलन भी क्या है कहा जाता है। कब? 1992 में। हालांकि इसका आधिकारिक नाम पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। नेक्स्ट है एजेंडा 21। इसके बारे में भी आपने पहले पढ़ा होगा। इसमें संख्या 21 है, 21वीं सदी को दर्शाती है। यह सतत विकास से संबंधित एक कार्य योजना है जो विश्व के सभी क्षेत्रों में पर्यावरण संबंधी कार्यों को करने के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करती है। इसके बाद आता है जैव विविधता पर सम्मेलन। देखिए, जैव विविधता पर जो सम्मेलन है, सबसे पहले हम कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। 29 जनवरी 2000 को जैव विविधता पर सम्मेलन पर जो पक्षकार देशों ने कोलंबिया के कार्टाजेना नामक स्थान पर एक पूरक समझौता किया, जो जैव सुरक्षा पर एक पूरक समझौता कहलाया। 11 सितंबर 2003 को यह समझौता प्रभावी हुआ और आधुनिक जैव तकनीकी के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करना इस प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को भी इस हानि से बचाना था। यह प्रोटोकॉल विभिन्न देशों के बीच जीवित संवर्धित जीव या फिर आयात निर्यात की प्रक्रिया और सुरक्षा संबंधी मानक तय करता है। फिर है, आगे देखते हैं, जो जैव विविधता पर सम्मेलन हुआ, इसमें जो 10वां सम्मेलन जापान में नगोया के आइची नामक स्थान पर 18 से 29 अक्टूबर 2010 के बीच क्या है आयोजित किया गया। सम्मेलन की समाप्ति पर ऐतिहासिक नगोया प्रोटोकॉल जारी किया गया, जो आनुवांशिक संस्थानों के उपयोग से होने वाले लाभों के स्वस्थ एवं समान बंटवारे से क्या है संबंधित है। फिर है, इसके लिए एक 10 वर्षीय लघु रणनीति बनाई गई और 2050 तक की अवधि के लिए कुछ दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है तय किए गए। 10 वर्षीय लघु रणनीति 2011 और 2020 में जैव विविधता संरक्षण के लिए 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए गए, जो सम्मिलित रूप से आईची लक्ष्य कहलाए। जो ये 20 महत्वाकांक्षी तय किए थे उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जैव विविधता ह्रास के कारणों को मुख्य धारा में लाना है और सरकार व समाज को उससे अवगत कराना है। जैव विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव को कम करना है और उसके सतत उपयोग को क्या है बढ़ावा देना है। पारितंत्रीय या प्रजातीय या फिर आनुवांशिक विविधता का संरक्षण कर जैव विविधता को क्या है उन्नत करना है। फिर है, जैव विविधता और पारितंत्र सेवाओं से प्राप्त लाभों को बढ़ाना है। सहभागिता योजना निर्माण या ज्ञान प्रबंधन और क्षमता का निर्माण द्वारा नीतियों के को भी क्या है इसमें आसान बनाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में क्या है मनाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट आता है जैव विविधता सम्मेलन 2012, जो कि हैदराबाद। जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय संधि पर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का 11वां सम्मेलन 2012 में भारत के हैदराबाद शहर में हुआ। तो ये आ सकता है, ये पूछ सकता है कि 2012 का जो सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ। तो भारत में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, कौन सा था वो, 11वां था, हैदराबाद शहर में हुआ, जो जैव विविधता पर घोषित संयुक्त राष्ट्र दशक में पहला सम्मेलन था। यहाँ जैव विविधता सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ भी क्या है मनाई गई थी।
फिर है नेक्स्ट है रियो+5। 1977 में राष्ट्र महासभा ने एजेंडा 21 के 5 वर्षों के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट है रियो+10 जो कि 2002 में किया गया, जोहान्सबर्ग सम्मेलन के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए इसके बारे में बता देता हूँ। इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से भी जाना जाता है। इसे सतत विकास पर विश्व सम्मेलन का भी नाम क्या है दिया गया है। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 के पूर्ण क्रियान्वयन के लक्ष्य को फिर से दोहराया गया और इसके अलावा विकास लक्ष्य और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को भी क्या है लागू करने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट आता है रियो 2012। 1992 के ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 20 वर्षों के बाद रियो डी जेनेरो ब्राजील में ही सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, जिसमें विश्व के नेताओं के साथ साथ निजी क्षेत्रों और गैर सरकारी संगठनों और अन्य समूहों ने भी क्या है भाग लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है REDD+, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के सदस्य देशों द्वारा विकसित एक ऐसा तंत्र है जो विकासशील देशों को वनों की रक्षा के लिए प्रोत्साहन देता है। अगर हम इसको मोटे तौर पर समझने की कोशिश करें तो इसको हम बोल सकते हैं, यदि विकासशील देश अपने वनों का बेहतर प्रबंध और वन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो विश्व की औसत जैव विविधता की रक्षा के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में भी क्या है मदद मिलेगी। इसके लिए उन्हें विभिन्न विकसित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय और तकनीक सहायता भी क्या है प्रदान होगी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र का REDD कार्यक्रम या फिर REDD+ कार्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से ये आपस में संबंध नहीं है, बल्कि यह UNDP और UNEP और खाद्य व कृषि संगठन का संयुक्त रूप से संचालित एक कार्यक्रम है जो विकासशील देशों को REDD+ से मिलने वाले सामाजिक आर्थिक पर्यावरण लाभों को प्राप्त करने की क्षमता के विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी क्या है सहायता प्रदान करता है। नहीं समझ में आया हो तो एक बार बता देता हूँ। देखिए आपसे पूछ सकता है सबसे पहले REDD क्या है, तो अगर मैं बताना चाहूँ तो ये क्या है, जो भी विकासशील देश हैं उनमें जो वनों से संबंधित जो वनों की रक्षा करना है या उनको बचाना है या उनमें जो भी चेंज करने हैं उनको बेहतर बनाने के लिए उनमें क्या है ये मदद करता है। बस एक आप ये सिंपल भाषा में समझ सकते हो। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं हम टेरी क्या है। सबसे पहले द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। टेरी की स्थापना 1974 में हुई। यह एक गैर लाभकारी शोध संस्था है जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण तथा धारणीय विकास को वास्तविकता में स्थापित करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बाद पढ़ते हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। देखिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक गैर सरकारी स्वतंत्र भारतीय संस्था है जिसकी स्थापना 15 सितंबर 1883 को मुंबई में की गई। यह संस्था 8 प्राकृतिकवादियों द्वारा शुरू की गई, जिसमें 2 भारतीय डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं डॉक्टर सखाराम अर्जुन थे। हॉर्नबिल हाउस ने मुंबई के नाम से प्रसिद्ध इन संस्था का कार्यक्षेत्र भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जैव विविधता की सुरक्षा करने के लिए क्या है किया गया था। इसके बाद आता है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी एक संस्था है जिसकी स्थापना 1971 के अंतर्गत की गई। इस संस्था का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ग्रीन पीस का मुख्यालय नीदरलैंड में क्या है स्थित है भाई। फिर है ग्रीन क्लाइमेट फंड। देखिए GCF विकासशील देशों में हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी या रोकने हेतु तथा जलवायु परिवर्तन को प्रभाव के प्रति समाजों द्वारा अनुकूलता हेतु मदद करने के लिए 194 देशों की सरकारों द्वारा क्या है ये स्थापित किया गया था। क्या स्थापित किया गया था? ग्रीन क्लाइमेट फंड, जिसको हम GCF बोलते हैं। देखिए GCF संयुक्त राष्ट्र के प्रति जवाबदेह है। यह यूनिसेफ के सिद्धांतों एवं प्रावधानों द्वारा निर्देशित है। यह
यह 24 सदस्यों द्वारा संचालित है, जिसमें विकासशील एवं विकसित देशों के से समान संख्या में सदस्य रखे गए हैं या लिए गए हैं। इसके बाद आता है जिनेवा प्रोटोकॉल। इसके बारे में आपने पहले पढ़ रखा होगा। जिनेवा प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो रासायनिक तथा जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर क्या है, रोक लगाती है। इस संधि पर 17 जून 1985 को जिनेवा में क्या है, हस्ताक्षर किए और यह 1928 में क्या है, लागू हो गया था। यद्यपि यह संधि रासायनिक तथा जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाती है, लेकिन यह रासायनिक तथा जैविक हथियारों के उत्पादन, भंडारण तथा स्थानांतरण पर खामोश है। बाद में अन्य संधियों में इन पक्षों पर का समावेश किया गया या फिर दो संधियां और अस्तित्व में आई। दो संधियां कौन कौन सी अस्तित्व में आई? जैविक हथियार संधि 1972 में या रासायनिक हथियार संधि 1973 में। ये संधियां क्या है, बाद में आई। फिर है मॉन्ट्रियल समझौता। ये भी आपने पढ़ रखा होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। मॉन्ट्रियल समझौता 1987। यह समझौता ओजोन परत के संरक्षण का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। इसके अंतर्गत ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन में क्रमबद्ध रूप से कटौती करने का प्रावधान है, ताकि जीवन रक्षक ओजोन परत का संरक्षण किया जा सके। इस पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए। 1 जनवरी 1989 में यह प्रभाव में आया और इस सम्मेलन के दौरान प्रति वर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई और तब से 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस क्या है, मनाया जाता है। तो कई बार आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को क्या है, बनाया जाता है। और इसकी समझौता कब हुआ था? 1987 के अंतर्गत हुआ था और प्रभाव में कब आया था? 2 साल बाद 1989 में यह क्या है, प्रभाव में आया था। इसके कुछ प्रावधान हैं, उसको भी देख लेते हैं। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायनों के अन्य विकल्प खोजने के लिए विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। विकसित देशों को अपने यहाँ सीएफसी का उत्पादन तथा प्रयोग बंद करने के लिए वर्ष 2000 तक का समय दिया गया। वही विकासशील देशों के लिए यह सीमा 2020 तक क्या है, निर्धारित की गई। फिर आता है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है। इस पर वियना सम्मेलन में क्या है, सहमति बनी और कब बनी? 1985 के अंतर्गत बनी। और अगर इसके प्रभाव की बात करें तो वह 1988 में क्या है, प्रभावी हुआ। यह ओजोन परत के संरक्षण का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है और यह ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इस्तेमाल को कम करने का प्रावधान करता है, हालांकि यह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। फिर आता है यूनेस्को। अगर यूनेस्को के बारे में हम पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन वैश्विक स्तर पर शिक्षा, सूचना को बढ़ावा देने या फिर अनुसंधान कार्यों तथा सांस्कृतिक संरक्षण के लिए क्या है, प्रयास करता है। इसकी स्थापना 1945 में। कई बार डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछता है, या तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा या फिर इसकी स्थापना पूछ लेगा। इससे बाकी और क्वेश्चन हमको देखने को क्या है, मिलता नहीं है। फिर भी मैं बता देता हूँ, यह संगठन अन्य दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इन गतिविधियों में पर्यावरणीय गुणवत्ता या पर्यावरणीय इंजीनियरिंग को प्रशिक्षण या मानवीय बस्तियों का विकास तथा पर्यावरण से जुड़े अनेक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को क्या है, बढ़ावा देता है। योजना के तहत पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसे साधनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय स्रोतों को भी क्या इसमें इस्तेमाल किया जाएगा या इस्तेमाल में लिया जाएगा। फिर आता है बार स्टेज 4। देखिए भारत स्टेज 4 में क्या होता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने BS4 अनुवर्ती वाहनों के लिए अधिसूचना जारी की। BS4 मानकों के अनुवर्ती नवनिर्मित 4 पहिया वाहनों का ही पंजीकरण किया जाएगा और अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचना दिनांक से ये वाहनों की सड़कों पर क्या है, चलेंगे। उल्लेखनीय यह है कि ऐसा इन क्षेत्रों में BS4 अनुवर्ती पेट्रोलियम ईंधनों की आपूर्ति के कारण संभव हुआ है। इन निर्देशों से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड और नाइट्रोजन
का उत्सर्जन और कम होगा, क्योंकि BS3 ईंधन की तुलना में BS4 ईंधन में यह तत्व बहुत कम है। तो भाई बाकी मैं जो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ये संगठन और सम्मेलन आपके मैंने करवा दिए हैं। यहाँ से अगर आप पढ़ोगे तो संगठन और सम्मेलन से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो बीमारी हैं या जो विविध जो और क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, डाइक्लोफेनाक क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इनके बारे में भी मैं आगे कराऊंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।